स्टार्ट करते हैं जामिया मॉक 2 का डिस्कशन। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन आई थिंक सबने कर भी रखा है पहले से। 2022 में आया था, रिलेशन का क्वेश्चन है। ये एक रिलेशन दे रखा है, एक्स इज रिलेटेड टू वाई, पूछा है रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक है। तो फॉर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है? फॉर एवरी ए कॉमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन। ठीक है, तो एक्स और वाई यहाँ पे दो नाम है, तो यहाँ पे होना क्या चाहिए? एक्स रिलेटेड टू एक्स। फॉर एवरी एक्स, एक्स शुड बी रिलेटेड टू एक्स। तो वाई के प्लेस पे हम क्या रख दें? एक्स रख दें। क्या आ रहा है? √2, विच इज एन इरेशनल नंबर। तो फॉर एवरी एक्स, एक्स की जो भी वैल्यू तुम रखना चाहो, कोई भी वैल्यू तुम रख सकते हो, उसके लिए फंक्शन क्या आ जाएगा? से। और प्रीवियस वीडियो में हमने प्रूफ करा दिया था कि ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक क्यों नहीं है। क्लियर है एवरीवन? ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया तो अब तो आई थिंक याद ही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। फिर से रिलेशन का क्वेश्चन है। लेट एक्स बी अ फैमिली ऑफ सेट एंड आर बी अ रिलेशन ऑन एक्स डिफाइंड बाय वाई, डिफाइंड बाय ए। ये एक रिलेशन दे रखा है, एक्स बी अ फैमिली ऑफ सेट एंड आर बी अ रिलेशन डिफाइंड बाय ए इज डिसजॉइंट सेट ऑफ बी। ए और बी डिसजॉइंट सेट है, दो कोई भी तुम सेट ले सकते हो। ठीक है, हमसे पूछा है ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। तो स्टार्ट करते हैं पहले किससे? रिफ्लेक्सिव से। रिफ्लेक्सिव के लिए दो नाम नहीं होने चाहिए, सिर्फ एक नाम होना चाहिए, ए कॉमा ए। इसका मतलब ए इंटरसेक्शन ए फाई आना चाहिए, और ये पॉसिबल नहीं है बिकॉज रिफ्लेक्सिव में ये तभी पॉसिबल है जब दोनों सेट हो। लेकिन रिफ्लेक्सिव में सेट हमेशा जो होता है, ए सेट, दैट इज ऑलवेज नॉन एम्प्टी। तो ए, अगर ए नॉन एम्प्टी सेट है तो ए का इंटरसेक्शन ए से लोगे तो कुछ तो आएगा ही आएगा। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं। नोट करते चलो सभी लोग, दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, सिमेट्रिक के लिए क्या होता है? सिमेट्रिक के लिए तुम्हें पता है, अगर इफ ए रिलेटेड टू बी एंड देन दिस इंप्लाइज बी रिलेटेड टू ए, ये होना चाहिए। कोई भी दो सेट ले लेते हैं जो आपस में डिसजॉइंट है, कोई भी दो सेट ले लेते हैं जो आपस में डिसजॉइंट है। ए और बी दोनों डिसजॉइंट सेट है। मान लो ए आ रहा है तुम्हारा 1,2, बी आ रहा है 3,4, तो दोनों डिसजॉइंट हो गए। क्या एग्री हो सब लोग? तो इसका मतलब अगर ए इंटरसेक्शन बी नल सेट आ रहा है तो दिस इंप्लाइज, सिंपल बात है, बी इंटरसेक्शन ए भी तो नल सेट होगा। दोनों का इंटरसेक्शन तो कॉमन हो गया। तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक है। जरा ऑप्शन पे भी ध्यान देना, ऑप्शन पे, और अगर एक ही ऑप्शन सही है तो इसका मतलब फिर क्या होगा? ये सिमेट्रिक हो जाएगा। क्लियर है? ओनली वन ऑप्शन करेक्ट है तो ये क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक हो जाएगा। क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, उसको क्या लिखा हुआ है। आर एंड एस बी टू नॉन वॉइड, मतलब नॉन एम्प्टी रिलेशन है ऑन अ सेट ए क्रॉस ए पे। ए क्रॉस ए कार्टेशियन प्रोडक्ट है, इसके सबसेट ही तो क्या होते हैं? रिलेशन होते हैं। ठीक है, फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, ये इंपॉर्टेंट है। कौन सा फॉल्स है? एग्जामिनेशन में ऑब्वियसली अगर ओनली वन ऑप्शन करेक्ट है तो अगर एक करेक्ट हो गया तो फिर हम आगे नहीं सोचते। ठीक है, क्लास में डिस्कशन में हम सारी चीजें डिस्कस कर लेते हैं।
और चूंकि एग्जाम जस्ट पास में ही है तो जिस तरह से एग्जाम में अटेम्प्ट करते हो वैसे ही अटेम्प्ट करेंगे। तो पहला क्या है, अगर आर और एस ट्रांजिटिव है तो क्या आर यूनियन एस ट्रांजिटिव होगा? ट्रांजिटिव में, खासतौर से ट्रांजिटिव में हमेशा मेथड ऑफ रिजेक्शन लगाना होता है, मतलब कुछ ऐसा ढूंढना होता है जिससे वो चीज ना हो, या फिर वो ए बी बी सी सी ए सी से ही सॉल्व हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आर एक ए कोई भी सेट ले लेते हैं, ए इज 1 2 3, आर सेट, हमें आर सेट ऐसा लेना है जो कि ट्रांजिटिव, आर और एस ऐसा लेना है जो कि ट्रांजिटिव हो। तो 1 1 1 2, बताओ क्या ये ट्रांजिटिव है? बीच का 1 हटा दो तो 1 2 होना चाहिए, 1 2 है, क्लियर है, ये ट्रांजिटिव है। फिर एस ले लो, वो भी ऐसा ही ले लो, 2 2 2 3, क्या ये भी ट्रांजिटिव है? 2 बीच का हटा दोगे तो 2 3 प्रेजेंट है। आर यूनियन एस ले लेते हैं हम, हमें ट्रांजिटिव में कमी ढूंढनी है, क्यों ये ट्रांजिटिव नहीं है? इन दोनों स्टेप से दिख रहा है, बताओ। इसके अकॉर्डिंग 1 3 होना चाहिए था ना, लेकिन वो नहीं है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है। इट मीन्स अगर आर और एस ट्रांजिटिव है तो आर यूनियन एस ट्रांजिटिव नहीं होगा। फॉल्स बताना है तो दिस इज द आंसर, क्लियर है। और लिमिटेड क्वेश्चंस ही है रिलेशन में, 15 20 25 क्वेश्चन मिलेंगे, वही कर डालो, उन्हीं में से आ जाते हैं। क्लियर एवरीवन, आगे बढ़े। और सीयूईटी में भी रिलेशंस है, एक या दो क्वेश्चन मान के चलो रिलेशन के आएंगे। जेड दे रखा है एक्स प्लस आई वाई, आई जेड स्क्वायर इज इक्वल टू जेड बार है। तुम जेड को एक्स प्लस आई वाई करके भी कर सकते हो, जेड को एक्स प्लस आई वाई रखो, सॉल्व कर सकते हो। अदरवाइज हम यहाँ पे दोनों साइड मॉड ले लें, और हमें ये पता होना चाहिए कि जेड बार का मॉड जेड होता है, और कुछ भी कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड हो, अगर हम पूरे का मॉड ले रहे हैं तो हम इंडिविजुअल मॉड ले सकते हैं। याद रहेगा इतना सबको? तो इसका इंडिविजुअल मॉड ले लो, मॉड आई मॉड जेड स्क्वायर, और ये मॉड जेड हो जाएगा। और यहाँ पे एक रिजल्ट और पता होना चाहिए, जेड की पावर एन का मॉड इज मॉड जेड की पावर एन। ये सारे रिजल्ट्स लिखते जाओ। और मॉड आई थिंक सबको पता है, आई का मॉड क्या होता है? 1 होता है। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? मॉड ऑफ जेड स्क्वायर इज मॉड जेड का स्क्वायर। मॉड जेड कॉमन ले लो तो मॉड जेड -1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब या तो मॉड जेड 0 आएगा या मॉड जेड 1 आएगा। क्या एग्री करते हो सब लोग? मॉड जेड 0 और 1, जेड इज एक्स प्लस वाई, ठीक है। 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, चेक कर लो एवरीवन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर का हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से कॉम्प्लेक्स नंबर का, x1 x2 y1 y2 रियल नंबर दे रखे हैं, x1 लाई कर रहा है, x1 इज लेस देन x2 एंड y1 इज इक्वल टू y2। z1 ये दे रखा है, z2 ये दे रखा है, z3 ये दे रखा है। सबके मैग्नीट्यूड का ऑर्डर सेट करना है। क्या करना है? सबके मैग्नीट्यूड का ऑर्डर सेट करना है। तो ठीक है, मॉड z1 निकाल लें। मॉड z2 निकाल लें। और हमें पता है अगर x1 x2 से छोटा है, अच्छा y2 y1 के बराबर है, तो दोनों में डिफरेंस बस आएगा क्या? x2 x1 का ही तो आएगा। तो क्लियरली दिख रहा है ये टर्म तो बराबर है। अब जो बड़ा होगा
उसका मॉड बड़ा हो जाएगा तो x2 बड़ा है, तो आई थिंक दिख रहा होगा मॉड z2 बड़ा हो जाएगा। क्या इस बात पे एग्री हो सब लोग? ठीक है भाई, इस बात पे सब लोग एग्री करते हो? अब इसके बाद मॉड z3 देखना है, और z3 क्या है? ये z3 आएगा क्या, ध्यान से देखो। अगर z1 का तुम x1 प्लस आई वाई वन रख दो, z2 का x2 प्लस आई वाई टू रख दो, तो ये x1 प्लस x2 बाई टू प्लस आई टाइम्स y1 प्लस y2 बाई टू, ठीक। तो z3 आ जाएगा, जैसा कि तुम्हें पता है y1 और y2 सेम है ना, तो z3 क्या आएगा? x1 प्लस x2 बाई टू। अच्छा, ये x1 और x2 का gm ही तो है, क्यों? ये x1 x2 का क्या है? gm, ज्योमेट्रिक मीन। और अगर x1 छोटा है, x2 बड़ा है, दोनों पॉजिटिव हैं, तो मेरे ख्याल से क्लियरली दिख रहा होगा तुम्हें कि x1 प्लस x2 बाई टू ये इसका ज्योमेट्रिक मीन है, तो x2 और x1 के बीच में लाई करेगा। तो मॉड z3 इज अंडर रूट, क्या होता है? रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। और सारी डिपेंडेंसी किस पे है? एक्स वैल्यू पे, क्योंकि y1 तो सेम ही आ रहा है, और ये वैल्यू किसके बीच में लाई कर रही है? x1 और x2 के बीच में। तो मेरे ख्याल से मॉड z3 दिख रहा होगा मॉड z2 से छोटा होगा, बट मॉड z1 से बड़ा होगा। क्या सब लोग एग्री करते हो? डी इज द आंसर। चेक कर लो एवरीवन, क्या इसका आंसर डी आ रहा है? काफी कुछ यार तुम लोगों को मिलने वाला है मॉक से, बहुत ध्यान से तमीज से देखते रहो सारी चीजें। ठीक, आगे बढ़े, कर लिया है सबने? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एबीसी जीपी में है, जैसे ही कोई सेंटेंस पढ़ो तुरंत क्लोज कर लो। एबीसी जीपी में है मतलब बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये अच्छा क्वेश्चन है, काफी अदर एग्जाम्स में भी आ सकता है। ए एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स प्लस सी। अच्छा, यहाँ से बी आएगा प्लस माइनस रूट ए सी, हम प्लस रूट ए सी ले लेते हैं, माइनस साइन थोड़ा अवॉइड करते हैं, और ये बी की वैल्यू उठा के यहाँ रख दें। ठीक, इसको अगर गौर से देखो तो ये आ रहा है रूट ए एक्स प्लस रूट सी का होल स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब ये होता है, अगर कोई भी क्वाड्रेटिक परफेक्ट स्क्वायर है, इट मींस उसके दोनों रूट्स इक्वल है, क्योंकि दोनों फैक्टर यही आएंगे। तो इसका मतलब इसका अल्फा बीटा बराबर है, और इसके रूट आ क्या रहे हैं? माइनस रूट सी बाय ए। क्या एग्री हो? और डी जीरो होगा बाय द वे, एंड दिस हैव कॉमन रूट। अच्छा, इसके दोनों ही रूट अल्फा अल्फा है, क्यों? तो कॉमन रूट अल्फा ही तो मिलेगा। अल्फा बीटा होते तो हमें डिसाइड करना पड़ता कि अल्फा कॉमन है कि बीटा कॉमन है। दोनों ही रूट अल्फा अल्फा हैं, तो इसका एक रूट यही तो आएगा, और जो रूट है वो सेटिस्फाई करेगा। करते चलो साथ में, पेन चलता रहना चाहिए नॉन स्टॉप। डी, इसका स्क्वायर करो सी बाई ए प्लस टू ई रूट सी बाई ए प्लस एफ इक्वल टू जीरो। हमें डी बाई ए, इसका ध्यान रखना, डी बाई ए ई बाई बी एफ बाई सी, इसके बारे में बताना है। इसमें जरा तुम ए से मल्टीप्लाई कर, क्या आ रहा है? डी सी प्लस ए एफ इज इक्वल टू टू ई रूट ए सी। रूट ए सी क्या है? बी है, रख देते हैं, रूट हटाना था हमें। अब इस पे फोकस करो, ये कैसे आएगा? डी बाई ए ई बाई बी। अच्छा, डी बाई ए कैसे आएगा? ए सी से डिवाइड कर दें, ए सी से डिवाइड करो, देखो एफ बाई सी भी आ जाएगा। थोड़ा कॉमन सेंस लगा रहे हो, अगर हम इसको ए सी से डिवाइड कर दें
तो हमारा काम बन सकता है। समझ में आ रहा है? b बाई ए भी आ जाएगा, f बाई सी भी आ जाएगा। तो डिवाइड कर दो इसको किससे? AC से। और AC है क्या? बी स्क्वायर। AC क्या है? बी स्क्वायर। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी जगह बी स्क्वायर रखोगे तो 2E/b आ जाएगा, और ये रिलेशन पता है ना, ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ एडजेसेंट टर्म। इसका मतलब d बाई ए पहला टर्म, E/b मिडिल टर्म, f बाई सी इन AP। या फिर ऐसा भी हो सकता है, इन दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं, f बाई सी, क्योंकि ये एडजेसेंट टर्म है, कौन सा पहला कौन सा दूसरा ये तो पता नहीं है, इन AP। या ऐसा भी हो सकता है, इसका रेसिप्रोकल कर लो, इन HP, या इसका रेसिप्रोकल कर लो तो इन HP। क्लियर? तो जो पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा? AP। तो नेक्स्ट टाइम पे अगर ये क्वेश्चन कहीं पे भी आता है, हम कर लेंगे। तो इंपॉर्टेंट स्टेप क्लियर है ना? यहाँ से हमने क्या निकाल लिया? बी स्क्वायर इज इक्वल टू AC रख के परफेक्ट स्क्वायर बना लिया, दोनों रूट सेम आ रहे हैं। और बहुत सारे क्वेश्चन है, अगर यही क्वेश्चन आ गया तो आई थिंक याद ही होगा। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन हमें याद करने पड़ते हैं। अब ये याद आ रहा होगा, क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक की ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू कैसे निकालते थे? y एज्यूम करते थे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, y माइनस वन एक्स स्क्वायर, y प्लस वन एक्स, y माइनस वन एक्स में क्वाड्रेटिक बन गई। और क्वाड्रेटिक के लिए ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कभी भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जीरो नहीं होना चाहिए। कई क्वेश्चंस कई डिफरेंट एग्जाम में इस तरह के आ चुके हैं जो पूरी तरह से सिर्फ इस पे बेस्ड है कि एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट जीरो नहीं होना चाहिए। तो ध्यान से स्टेप समझ लो फिर से, ये जीरो नहीं होना चाहिए, इट मीन्स वाई वन नहीं होना चाहिए। लेकिन ये ओरिजिनली तो क्वाड्रेटिक थी नहीं, ओरिजिनली क्या थी? क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक। तो इसके लिए हम चेक जरूर करते हैं, क्या ये वैल्यू वन हो सकती है अलग से? क्या ये वैल्यू वन हो सकती है? इसको अलग से जरूर चेक करते हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक तो हमने बनाया है ना, ओरिजिनली ये क्वाड्रेटिक नहीं थी और हो सकती है। एक्स को जीरो रख दो, एक्स को जीरो रख दो, वन बाय वन आ जाएगा। क्लियर? तो क्वाड्रेटिक के अकॉर्डिंग वन नहीं हो सकता, लेकिन क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक के अकॉर्डिंग वन हो सकता है। मतलब इस तरह से हम इस क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक की रेंज निकालते हैं। और एक्स इज रियल, एक्स की सारी वैल्यू रियल है, तो जो उसके रूट्स आएंगे वो भी रियल आएंगे। और फिक्स तरीका होता है क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक, लीनियर बाई क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक बाई लीनियर में वाई में क्वाड्रेटिक बना लो, एक्स में क्वाड्रेटिक, और नेक्स्ट स्टेप क्या कर दो? रूट्स रियल, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, फटाफट करते रहो साथ में, बहुत स्पीड में पेन चलना चाहिए। ए प्लस बी ए माइनस बी, थ्री वाई प्लस वन माइनस टू माइनस वन माइनस वाई, क्या आएगा ये? माइनस वाई प्लस थ्री। और जब भी इनइक्वलिटी होती है, जैसे ये इनइक्वलिटी वाई में है, फैक्टराइज कर लिया, तो वाई का कोएफिशिएंट पॉजिटिव ही होना चाहिए। तो एक माइनस साइन कॉमन लो, माइनस से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाती है। क्लियर है बात? अब इनइक्वलिटी सॉल्व करना आता है, इसको जीरो करो थ्री आया, इसको जीरो करो वन बाई थ्री आया, इधर पॉजिटिव देन नेगेटिव देन पॉजिटिव। नेगेटिव चाहिए तो वाई लाई करेगा किसके बीच में? ये इसकी लीस्ट वैल्यू और ये इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू, और इस बीच में वन आ रहा है, और वन आना भी चाहिए।
क्योंकि क्रॉस चेक कर लिया था। अगर 1 नहीं सेटिस्फाई करता तो इस रेंज से हम 1 हटाते। तो आई होप नेक्स्ट टाइम के लिए आइडिया क्लियर रहेगा। और एक बात का ध्यान रखना, इसमें एक गड़बड़ करते हैं, ध्यान रखना किस ऑर्डर, ग्रेटेस्ट पहले और लीस्ट बाद में। क्योंकि आंसर में ऐसा भी कर सकते थे ये कि इधर 1/3 दे दिया, इधर 3 दे दिया। तो कौन सा टिक करें, तो ग्रेटेस्ट पहले लीस्ट बाद में। सो इट्स आंसर इज बी। क्लियर एवरीवन? ठीक है, नेक्स्ट देखें। फिर से क्वाड्रेटिक, एफ एक्स इज अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन विच इज पॉजिटिव फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। तो हमें पता होना चाहिए इफ देयर इज अ क्वाड्रेटिक विच इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर, ये तभी होता है जब एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट पॉजिटिव हो एंड साथ में डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव। क्लियर है? ए पॉजिटिव हो और इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव है। आई थिंक याद आ गया होगा सबको, क्वाड्रेटिक में पढ़ा होगा। जी एक्स दे रखा है एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स मतलब डेरिवेटिव प्लस एफ डबल डैश एक्स। एफ एक्स इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एफ डैश एक्स इज 2ax प्लस आएगा बीच में प्लस बी, साथ में करो एंड देन फिर से इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 2a आएगा। प्रॉपर क्वाड्रेटिक बना लो, ए एक्स स्क्वायर बी प्लस 2ax। और ये देखो ये क्या आ रहा है, 2a प्लस बी प्लस सी। चेक करो क्या जी एक्स ऐसा मिल रहा है सबका, जी एक्स यही आ रहा है। चेक कर लिया सबने? और पूछा गया है ऑलवेज पॉजिटिव है फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ एक्स, ऑलवेज नेगेटिव है। तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट तो पॉजिटिव है ही, हम क्या निकाल लें, इसका डी निकाल लें। सो दैट विल बी बी स्क्वायर, देखो जरा क्या क्या आ रहा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac तो अलग ही कर लो। और क्या क्या आ रहा है, 4a स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस 4a स्क्वायर। क्या इतना आ रहा है? एग्रीड? इतना तो नेगेटिव दे ही रखा है। और 4a स्क्वायर भी तो, 4a स्क्वायर पॉजिटिव होगा तो ओवरऑल माइनस साइन के साथ क्या हो जाएगा, नेगेटिव। नेगेटिव में नेगेटिव और ऐड कर दोगे तो ओवरऑल क्या आएगा, नेगेटिव ही तो आएगा। और ए पॉजिटिव डी नेगेटिव, तो इसका मतलब ये एक्सप्रेशन भी ऑलवेज पॉजिटिव। क्या एग्री हो सब लोग? तो ये क्वेश्चन अगर बाई चांस आ गया तो कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट। अब ये प्रोग्रेशन का है, द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर ऑफ टू डिजिट। तो आई थिंक 11 से स्टार्ट होगा। ऑड नंबर्स ऑफ टू डिजिट्स कहां तक जाएगा, 99 तक। और आई थिंक ये एपी दिख रही है, मान लेते हैं इस एपी में एन टर्म है, टू का कॉमन डिफरेंस आ रहा है 99। ए क्या है 11, एन हमें निकालना है, कॉमन डिफरेंस 2 का है, जरा एन निकालो सभी लोग। क्या आ रहा है 45। और सम ऑफ एपी का फॉर्मूला क्या होता है, n/2। अगर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दे रखा है तो सिंपली इन दोनों को ऐड कर दो, n 45/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। सम निकालो कितना आ रहा है एवरीवन, 2। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। क्लियर है एवरीवन? आगे देखें, फटाफट साथ में करो। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी इज दिस,
अच्छा, nth टर्म निकालने का तरीका होता था किसी भी सीरीज में, Sn को Sn माइनस वन से सब्ट्रैक्ट, Sn मतलब सम ऑफ n टर्म, Sn माइनस वन मतलब सम ऑफ n माइनस वन टर्म। जब उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो nth टर्म आ जाएगा। Sn ये दे रखा है, Sn माइनस वन, n को n माइनस वन से रिप्लेस करो, जरा वैल्यू निकालो Tn की क्या आ रही है एवरीवन। Tn निकाल लो सभी लोग। क्या आ रहा है? 6n प्लस 2, श्योर। और यही दे रखा है 164। n निकाल लो क्योंकि n और m में कोई डिफरेंस नहीं होता। n निकालो सभी लोग एवरीवन। 27। कैलकुलेशन कर रहे हो ना सब लोग? क्लियर है एवरीवन? और ये भी कर सकते थे, Sn दे रखा था, n को 1 रख देते तो S1 आता, S1 मतलब फर्स्ट टर्म का सम, मतलब a आ जाता 8। 2 रख देते तो दो टर्म आ जाते, a प्लस d। 2 रखो, देखो कितना आता है, 12 और 10 22। d निकाल लो कितना आ रहा है, 6। तो फिर से वही है, ये क्या हो जाता है, a प्लस एम माइनस वन डी, यहां से भी निकाल लेते, m आ जाता। क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ द सीरीज। अच्छा, इस तरह की मिसलीनियस सीरीज निमसेट में 3-4 बार आ चुकी है। मिक्स्ड मतलब ये ना तो एपी है ना जीपी है। क्लियरली आई थिंक सबको दिख रहा है क्या करना है, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। एन टर्म्स तक है, ठीक है। इसका nth टर्म भी लिख लेते हैं एक बार। इसको पलट के लिख लेना, √3+1, √5+√3, √7 प्लस √5। ध्यान से देखो, ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म। ये वाला टर्म 7 आ रहा है, ये वाला टर्म 5 आ रहा है। सेकेंड टर्म है, सेकेंड टर्म है तो 5 कैसे आएगा? आई थिंक 2n प्लस 1 कर दे तो 5 आ जाएगा, 2 रखो। और 3 कैसे आएगा? 2n माइनस 1 कर दे, अब रख के देख लो सब जगह। n को 3 रख दो, यहाँ पे तो 7 आ गया, n को 3 रख दो तो 5 आ गया। तो इसका जो nth टर्म होगा, और ये एपी के कंसेप्ट से भी निकाल सकते थे, ठीक है, 135 135 357। उसको भी लास्ट में इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो तो ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस, सॉरी, नीचे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करा तो दिस माइनस दिस क्या आ जाएगा, 2। यही हर जगह बचेगा, देखते जाओ। यहाँ पे भी 2 बच रहा है, इसको करो सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई करो, 2 आ रहा है।
और अब अगर देखोगे तो ये सब कैंसिल हो जाएंगे, ये टर्म बचेगा, छोटे ही वाले टर्म इससे पहले आएंगे, 2n+1 तो हाईएस्ट टर्म। कॉमन सेंस थोड़ा यूज करते रहना बाई 2। तो आई थिंक डी इज द आंसर। क्या इसका आंसर डी आ रहा है? ठीक है, क्लियर है ये टाइप। नेक्स्ट टाइम पे आएगा तो अब हैंडल कर लेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द फर्स्ट टर्म टर्म ऑफ इनफाइनाइट जीपी। इनफाइनाइट जीपी जब भी सुनो तो सबसे पहला काम दिमाग में ये रखना कि कॉमन रेशियो 1 से -1 के बीच में। इनफाइनाइट जीपी जब भी आता है, टर्म ऑफ इनफाइनाइट जीपी इज एक्स। सम क्या होता है? फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। फर्स्ट टर्म एक्स है, कॉमन रेशियो पता नहीं, और सम क्या दे रखा है? 5। तो यहां से तुम आर निकाल लो और आर को लाई करा देना 1 से -1 के बीच। तो 5 माइनस एक्स बाय एक्स, ये लाई कर रहा है 1 से -1 के बीच में। चेक कर लो। और हम इनइक्वलिटी में क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते अनटिल अनलेस हमें पता ना हो एक्स के बारे में। तो एक्स के बारे में हमें नहीं पता है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो दोनों साइड सॉल्व करना होगा। इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे एक साइड ला करके, और दोनों का इंटरसेक्शन लेना होगा। क्लियर है? तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। ये 1 है, इधर ले आओ। माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाएगी। प्लॉट कर लो 5/2, एंड नीचे वाले को 0 करोगे 0, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, तो क्या आएगा? हाँ भाई चेक कर लो, यहां तक सही है। एक्स इज ग्रेटर देन 5/2। तो एक साइड की इनइक्वलिटी सॉल्व हो गई। क्लियर एवरीवन? अब इस साइड की इनइक्वलिटी सॉल्व कर लेते हैं। सॉरी सॉरी, दैट इज 5। हाँ, ये 5 है। चलो ये मिस्टेक हो गई, तब तो बड़ा आसान हो जाएगा। ये 5 था, एक्स लिख दिया इसको, तब तो फिर कुछ बचा ही नहीं। चलो ठीक है, ये अगर एक्स होता तो समझ गए ना क्या करना था। 5 है, तब तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं। 5 सब्ट्रैक्ट कर दो तीनों साइड से, इससे 5 सब्ट्रैक्ट करो, इससे 5 सब्ट्रैक्ट करो, और माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाएगी 0 से 10। दिस इज द आंसर, 0 से 10। सॉरी, इक्वलिटी नहीं आएगी, इक्वलिटी नहीं आती है, ध्यान रखना, ये इक्वलिटी नहीं होगी। यहाँ पे इक्वलिटी बना दी है, ठीक है, इक्वलिटी नहीं बनेगी तो कहाँ के किसके बीच में लाई करेगा? क्योंकि आर लाई करता है स्ट्रिक्टली 1 से -1। तो आई होप नेक्स्ट टाइम पे ये क्वेश्चन आएगा तो अब हैंडल कर सकते हैं। क्लियर है बात? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 12 देन 13। अब ये बायनोमियल का क्वेश्चन हो गया। टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, मतलब एक्स की पावर 0, तो उसके लिए क्या बताया था हमने? जनरल टर्म निकालते हैं, या +1। फटाफट करते रहो। एनसीआर फर्स्ट टर्म की पावर n-r, सेकेंड टर्म है -1/3x की पावर r। यहाँ से इसको लिख सकते हो -1 की पावर r, 3 की पावर r, x की पावर देखो कलेक्ट करो, 18 माइनस 2r माइनस r, तो क्या हो जाएगा ये? 18 माइनस 3r। और टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x मतलब फ्री फ्रॉम x का मतलब क्या हुआ? पावर 0 होनी चाहिए, तो r की वैल्यू क्या आ गई? 6।
टर्म का नंबर नहीं पूछा है, टर्म का नंबर पूछा होता तो आर को 6 रख के टर्म क्या हो जाता 7 टर्म। कोफिशिएंट पूछा है तो कोफिशिएंट के नाम पे ये सब कुछ आएगा। तो जरा स्टार्ट हो जाओ सॉल्व करने के लिए। 9c6 3 की पावर ये क्या हो जाएगा 9 माइनस 2r, 9 माइनस 12 माइनस 3, ये 2 क्यूब माइनस 1 की पावर 6। जरा पूरा सॉल्व करो देखो क्या आता है। 9c6 इज सेम एज 9c3, nc3 n minus 1 n minus 2 डिवाइड बाई 3 फैक्टर। क्लियर है बात? 7/18 पूरा सॉल्व करो देखो सभी लोग क्या इसका आंसर 7/18 आ रहा है एवरीवन। 7/18 ठीक है। नेक्स्ट देखें। क्लियर? तो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स हो या एक्स की कोई भी पावर पूछा जाए तो हमेशा क्या करते हैं हम जनरल टर्म लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर बायनोमियल का है, एक्स की पावर 7 का कोफिशिएंट यहाँ निकालना है तो उसका टी आर प्लस 1 लिखेंगे इज इक्वल टू एक्स की पावर -7 का, दोनों का टी आर प्लस 1 लिख लेते हैं। पहले वाले का टी आर प्लस 1 लिखते हैं 11 सी आर, फर्स्ट टर्म की पावर 11 माइनस आर, सेकेंड टर्म की पावर 22 माइनस 2r और यहाँ से 22 माइनस 3r हो जाएगा। चेक कर लो। और पहले वाले में x का कोफिशिएंट चाहिए क्या, थोड़ा तेजी से पेन चलाओ। 7 चाहिए तो उसको 7 रख दो, ये आ जाएगा तुम्हारा r 5 आ रहा है। देखो कोफिशिएंट इक्वल है तो r को यहाँ 5 रख दो, पूरा इसको फिनिश ही कर देते हैं। 11c5 a टू द पावर 5 यहाँ रखोगे एंड b की पावर 5। अब इसके लिए टी आर प्लस 1 लिख लेते हैं। करते चलो साथ में। a टू द पावर 11 माइनस आर, b टू द पावर r, ये हो जाएगा x की पावर 11 माइनस 3r आ जाएगा। चेक करो। और हमें यहाँ x की पावर -7 कोफिशिएंट चाहिए तो 11 माइनस 3r इज -7, -7 ये 18 आ जाएगा। r आई थिंक r इज 6 और r को 6 यहाँ रख दो तो ये तो +1 हो जाएगा। 11c6 6 रखो तो ये 5, और NCR होता है NC n माइनस आर। तो 11c6 11c5 कैंसिल, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आई थिंक यही तो बचेगा, ए बी इज इक्वल टू 1। चेक कर लो एवरीवन। हाँ भाई सभी लोग चेक करो क्या ए बी इज इक्वल टू 1 आ रहा है सबका। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, डिटर्मिनेंट का है। डिटर्मिनेंट से भी 2-3 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है जामिया में। एक्स वाई जेड इंटीजर है, एपी में है, तो पहला काम क्या कर लेंगे हम, 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड, लाइंग बिटवीन 1 to 9। ठीक है, ये 3 नंबर दे रखा है। अच्छा नंबर जैसे कि यूजुअली एक्स वाई लिखा होता है तो हम यही मान के चलते हैं कि एक्स और वाई मल्टीप्लाई है, लेकिन अगर ये नंबर है इसका मतलब ये हुआ जैसे 62 है, उसको ऐसे लिखोगे 60 प्लस 2 या 6 इंटू 10 प्लस 2। तो एक्स वाई अगर नंबर है तो कैसे लिखोगे 10x प्लस वाई। इसी तरह से अगर एक्स वाई जेड कोई नंबर है तो ऐसे हो जाता है 100x प्लस 10y प्लस जेड। इस बात का ध्यान रखना है क्योंकि इस तरह से अगर यहाँ कोई अलजेब्रिक टर्म आ गया तो सॉल्विंग ऐसे डायरेक्टली नहीं हो सकती, फिर तुम्हें ये लिखना ही पड़ेगा।
अब देखते हैं डिटर्मिनेंट क्या है। 5 4 3, थोड़ा सा स्पेस। 100x प्लस 50 प्लस 1 x 4, 100y प्लस 40 प्लस 1 y, 100z प्लस 30 प्लस 1 z। नोट करो उसको एवरीवन। और आई थिंक क्लियरली प्रोपोर्शन दिख रहा है हमें कि अगर हम इस रो को मल्टीप्लाई कर दें किससे, 100 से, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें, 10 से, और सब्ट्रैक्ट कर दें, तो मेरे ख्याल से क्लियरली 1 1 1 दिख रहा है। तो यार ऑब्जेक्टिव में ऐसे ही करना होता है, पूरा करके देखने की जरूरत नहीं। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें, दोनों को ऐड कर दें, R1 प्लस R3, और सब्ट्रैक्ट किससे कर दें, R2 से। तो क्या ये 1 1 1 आ जाएगा? बोलो, एग्री हो सब लोग? और जिससे मल्टीप्लाई करते हैं डिवाइड भी करते हैं, तो ओवरऑल हमें 1000 से डिवाइड करना होगा। और एक चीज भूल रहे हो, एक्स वाई जेड एपी में अब इन दोनों को ऐड कर दें। क्यों भाई? इन दोनों को ऐड कर दें और इससे सब्ट्रैक्ट कर दें, या फिर ऐसे भी कर सकते हो, सिंपली ये काम कर सकते हो, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करो, C1 चेंज टू C1 माइनस C2, क्या आएगा? 1 आएगा। ये क्या आएगा? ये 1 1 है, क्यों? ये क्या आएगा? 0 आएगा। ये क्या आएगा? x माइनस वाई आएगा। C2 माइनस C3 कर दो, तो 1 0 y माइनस जेड 3 1 z। अब एक्सपैंड कर दो उसको, R2 के अलोंग करो जरा, R2 के अलोंग 2 0 आ गए, R2 के अलोंग एक्सपैंड कर लो, 0 ही आएगा, मोस्ट प्रोबेबल आंसर 0 ही है, क्योंकि आंसर में कोई सिमेट्री नहीं आ रही। R2 के अलोंग एक्सपैंड करोगे तो क्या आंसर 0 आ रहा है सबका? ठीक है भाई, एग्रीड। तो आइडिया क्लियर है ना? तो मेन कॉन्सेप्ट ये था यहाँ पे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 16, द वैल्यू ऑफ थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट इज 11। मतलब डिटर्मिनेंट की वैल्यू 11 दे रखी है, देन द वैल्यू ऑफ द स्क्वायर ऑफ डिटर्मिनेंट फाउंड बाय इट्स कोफैक्टर। तो ये रिजल्ट पढ़ा है सबने। अगर हर एक एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से रिप्लेस कर दें, तो जो नया डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है वो डेल्टा की पावर n-1 होती है। और यहाँ पे थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है, तो n3 हो जाएगा, डेल्टा का स्क्वायर हो जाएगा। क्यों भाई? और डेल्टा क्या दे रखा है? 121, तो ये सॉरी 11, 11 का स्क्वायर 121, देन द वैल्यू ऑफ स्क्वायर ऑफ द डिटर्मिनेंट, उसका भी स्क्वायर करना है, देन द वैल्यू ऑफ स्क्वायर ऑफ डिटर्मिनेंट फॉर्म्ड विद कोफैक्टर, मतलब इसका स्क्वायर कर दो। अब निकालो जरा क्या आ रहा है, इसलिए इतना बड़ा नंबर तो आएगा ही। क्या एग्री हो सब लोग? ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखें, ए और बी दो मैट्रिक्स दे रखी हैं। ये दे रखा है, अगर याद हो, मैट्रिक्स में ए प्लस बी का होल स्क्वायर आता था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए। ठीक है भाई, और ये दे रखा है, इसका मतलब तो यही दे रखा है कि ए बी प्लस बी ए 0 आना चाहिए। चेक करो, क्या इसका ये मतलब बना कि ए बी प्लस बी ए क्या आना चाहिए? 0। तो हमें बेसिकली यही करना है, ए बी प्लस बी ए को क्या करना है? 0। ए, जरा स्टार्ट हो जाओ फटाफट। बी,
प्लस बी ए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, करते जाओ फटाफट सभी लोग। -1 रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं, ए माइनस बी, ये क्या आ जाएगा, ए माइनस बी, ये क्या आएगा, -1 प्लस 1 0। हाँ भाई बताओ, बाकी एलिमेंट बताओ क्या आ रहा है इसका। -1 हाँ भाई फटाफट बताते चलो, मल्टीप्लाई करो उसको और निकालो क्या आ रहा है, ए माइनस बी, नेक्स्ट एलिमेंट क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है। इसके बाद वाला एलिमेंट बताओ, 2a, 2a माइनस बी, देन 3, इसको निकालो, a प्लस 2, देन माइनस b माइनस 2, 1 माइनस बी, चेक कर लो क्या ऐसा आ रहा है। अब दोनों को ऐड कर लो, 2a माइनस बी प्लस 2, ये क्या आ जाएगा, माइनस ए प्लस 1, ये क्या आ जाएगा, 2a माइनस 2, ये क्या आ जाएगा, 4 माइनस बी, ये 0 आएगा, यहां से क्लियरली दिख रहा है a1 b4, और क्रॉस चेक फिर से रख के देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, ये भी 0 आना चाहिए, ये भी 0 आना चाहिए, क्लियर। तो a1 b4, a1 b4, क्या इसका आंसर बी आ रहा है सबका, ठीक है। नेक्स्ट देखें, द डोमेन ऑफ डेफिनेशन, डोमेन का भी क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड है। तो जैसे ही डिनोमिनेटर देखते हो सबसे पहला काम क्या करते हो, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, साथ में अटेम्प्ट करते चलो फटाफट, मतलब x प्लस माइनस 2 नहीं होगा, जिसका भी लॉग लेते हैं वो कैसा होना चाहिए, स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होना चाहिए। नंबर लाइन पे प्लॉट कर लो, 0 1 -1, इधर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, हमें चाहिए कैसा, पॉजिटिव, तो x लाई करेगा 0 से -1 या फिर 1 से बड़ा, चेक करो एवरीवन, इस बीच में 2 आ रहा है, ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, -1 से 0 यूनियन 1 से 2 देन 2 से इंफिनिटी, या ऐसे भी लिख सकते थे, -1 से 0 यूनियन 1 से इंफिनिटी एक्सेप्ट 2, सिंपल, क्लियर। तो कौन सा आंसर आ रहा है, और सबसेट भी आंसर हो सकता है, 1 से 2 माइनस, कंप्लीट सेट तो यही है, बाकी सारे सबसेट भी दे रखे हैं, लेकिन ओनली वन ऑप्शन करेक्ट में जब मोस्ट अप्रोप्रिएट है वही टिक करते हैं, ठीक है भाई। तो डोमेन का क्वेश्चन भी एक्सपेक्टेड है कमिंग पेपर्स में। अब है एबीसी, 3 एलिमेंट हैं, देन द टोटल नंबर ऑफ 1 1 ऑन टू ए टू ए अगर है और ए टू ए होगा, मतलब दोनों साइड एलिमेंट सेम होंगे तभी वो बाइजेक्टिव हो भी सकता है, तो 1 1 बना लेंगे, ऑन टू अपने आप हो जाएगा। मेरे ख्याल से पहले के लिए 3 ऑप्शन, दूसरे के लिए 2, तीसरे के लिए 1, 3 फैक्टोरियल।
तो 1 1 ऑन 2 सबने पढ़ रखा है फंक्शन 1 1 बना लो, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है तो 1 1 बना लेंगे तो ऑन 2 बन जाएगा, ऑन 2 बना लेंगे तो 1 1 बन जाएगा। और बाइजेक्टिव के लिए Na इज इक्वल टू एन बी होना जरूरी भी, ठीक है एवरीवन। नेक्स्ट देखें, लिमिट का ये क्वेश्चन है, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, ऑब्वियसली दिख रहा है 0/0 फॉर्म है, रैशनलाइज कर लोगे सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे एक छोटी सी बात बस ये देख लेते हैं हम लोग, अगर कभी ऐसा है यहाँ तुम अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हो, इसको तुम सीधे क्या लिख दो x/n, ये पावर सीधा मल्टीप्लाई कर दो x से, रैशनलाइज करके आई होप सब लोग सॉल्व कर लेंगे ना। x टेंस टू 0 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, x टेंस टू 0, तो ये अंडर रूट है, क्या हो जाएगा ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 होल डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, 1 1 कैंसिल, माइनस एक्स स्क्वायर ऊपर आएगा, नीचे एक्स स्क्वायर आएगा, तो आई थिंक दिस इज माइनस, बी इज द आंसर। तो ये मेथड भी लगा सकते हो और रैशनलाइज करके भी कर सकते हो, अगर तुम्हें कंफ्यूजन है तो बेटर है कि तुम रैशनलाइज कर लो, उसमें भी एक ही स्टेप लगेगा, ठीक है एवरीवन। नेक्स्ट, अब ये कॉन्टिन्यूटी का क्वेश्चन है, एक्स 1 नहीं है तो ये फंक्शन है, एक्स 1 नहीं है इसका मतलब एक्स 1 से छोटा है या एक्स 1 से बड़ा है तो ये फंक्शन है। 1 पे f1 वैल्यू क्या दे रखी है 2, 1 प्लस मतलब 1 पे लिमिट निकाल रहे हैं, 1 प्लस निकाल रहे हैं मतलब RHL निकाल रहे हैं, डाउटफुल पॉइंट 1 ही तो है, राइट हैंड लिमिट, और 1 से बड़ा है तो कौन सा फंक्शन है, यही तो है, फैक्टराइज कर लो सीधा, या 1 रख रहे हो तो 0/0 फॉर्म आ रही है तो एल हॉस्पिटल भी लगा सकते हैं, 2x माइनस 4/2x, और उठा के 1 रखो जरा, -2/2 -1 आ रहा है, चेक करो, तो मेरे ख्याल से दिख नहीं रहा है, और क्लियरली दिख रहा है अगर RHL ही -1 आ रहा है और f ऑफ 1 2 है तो ये डिसकंटिन्यूस हो जाएगा 1 पे, क्योंकि फॉर कॉन्टिन्यूटी LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f ऑफ a या f ऑफ 1। आई होप ये कंसेप्ट याद है सबको, ठीक है एवरीवन, आगे बढ़े। तो कॉन्टिन्यूटी से भी क्वेश्चन, और निमसेट में भी कॉन्टिन्यूटी से हर साल क्वेश्चन आता है। साइन मॉड एक्स के बारे में बताना है, तो इसके लिए जैसे बेसिक क्वेश्चंस अगर हैं तो फिर ग्राफ का सहारा ले सकते हो। साइन एक्स का ग्राफ कुछ समथिंग ऐसे हो, दिस ग्राफ ऑफ साइन एक्स, एग्रीड एवरीवन। अगर x को मॉड एक्स से रिप्लेस करते हैं, मतलब x को मॉड एक्स से रिप्लेस करते हैं मतलब इवन बना देते हैं, x को माइनस एक्स से रिप्लेस करो, ये इवन आ जाएगा, मॉड ऑफ माइनस एक्स इज मॉड एक्स। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पढ़ा होगा कि अगर x को मॉड एक्स से रिप्लेस करते हैं तो दैट ग्राफ विल बी सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस, y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल का मतलब y एक्सिस के जैसा राइट में वैसा लेफ्ट, राइट वाला पोर्शन एज इट इज बना लो, ठीक है, और राइट वाला पोर्शन लेफ्ट में रिफ्लेक्ट करा लो। मेरे ख्याल से 0 पे कंटिन्यूस तो पूरा आ रहा है, 0 पे शार्पटन आ रहा है, इसका मतलब जहां शार्पटन होता है वहां पे फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल होता है, क्लियर। तो 0 पे शार्पटन आ रहा है, कंटिन्यूस फॉर ऑल एक्स, डिफरेंशिएबल एट ऑल पॉइंट, ये गलत है, ये भी गलत है, क्यों भाई, तो हमेशा कंटिन्यूस है, लेकिन जहां शार्पटन आ जाएगा, 0 पे शार्पटन आ रहा है तो 0 पे नॉट डिफरेंशिएबल, क्लियर एवरीवन, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन का।
2 पाई बाई 3 पे डिफरेंशिएट करना है। 2 पाई बाई 3 मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब कॉस कैसा आएगा नेगेटिव, साइन कैसा आएगा पॉजिटिव। तो साइन एक्स का मॉड तो एज इट इज ओपन हो जाएगा, कॉस एक्स का मॉड माइनस साइन के साथ, डी वाई बाई डी एक्स निकाल लो। और उठा के क्या रख दो यहाँ, पाई बाई 2 पाई बाई 3। फटाफट करते चलो। 2 पाई बाई 3 इज पाई माइनस पाई बाई 3। और आई थिंक ये सबको पता है, कॉस पाई माइनस पाई बाई 3 माइनस कॉस पाई बाई 3, साइन पाई माइनस पाई बाई 3 साइन पाई बाई 3, ये माइनस हाफ रूट 3 माइनस 1 डिवाइड बाई 2। आई थिंक सी इज द आंसर। एग्रीड एवरीवन? ठीक है, क्लियर है, चेक कर लिया सबने, सारी चीजें रिकॉल हो रही होंगी। लॉग, अच्छा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में लॉग का बेस ई होना जरूरी है, तो आसान हो जाता है। डेरिवेटिव बताना है ई पर। अच्छा, यूजुअली डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वगैरह में, खासतौर से कैलकुलस में, अगर बेस नहीं दे रखा है तो बेस को ई ले लो। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं यहाँ पे, एंड आई थिंक ये सबको पता है कि log b बेस a अगर है तो इसको हम लिख सकते हैं log b अपॉन log a। और यहाँ पे बेस तुम जो चाहो वो लिख सकते हो, ई लिखना चाहो ई लिख दो, हाँ ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन 0 बेस होना चाहिए, और बेस 1 नहीं होना चाहिए। 10 लिखना चाहो 10 लिख दो, जैसी तुम्हारी रिक्वायरमेंट। ठीक है भाई, तो हम कंफर्टेबल हैं बेस को ई बनाने में। लॉग जो भी लिखा है ये एल एन एक्स, लॉग बेस ई क्या होता है एल एन एक्स, लॉग बेस यहाँ लिख दो, ये ई कर दो, ये ई कर दो, फाइनली आ गया एल एन ऑफ एल एन एक्स अपॉन एल एन एक्स। अब यहाँ पे कोशन टूल लगा देंगे, क्या लगा देंगे, कोशन टूल, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा 1 बाय एल एन एक्स, और फिर एल एन एक्स का करोगे तो एक्स माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, और डिनोमिनेटर एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाय एक्स। जरा आप सीधा सीधा यहाँ पे ई रख दो, एल एन ई, आई थिंक एल एन ई सबको पता है बेस ई है, 1 आएगा, तो दिस इज 1। ये क्या आएगा, ये भी 1, एल एन ई 1 हो जाएगा तो एल एन 1। और लॉग 1 क्या होता है, लॉग 1 0 होता है, बेस कुछ भी होता रहे, लॉग 1 इज 0, तो ये 0, ये 1, तो आई थिंक आंसर क्या आ रहा है 1 बाई ई। चेक कर लो सभी लोग, एवरीवन, हाँ भाई चेक करो। आ रहा है इस आंसर 1 बाई। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आ गया हमारा डेफिनेट इंटीग्रल का, और मॉड अगर लगा है तो हमारा पहला थॉट क्या होता है, रिमूव दिस मॉड। बिना मॉड साइन रिमूव करे हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। और उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि अंदर वाली चीज पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो तुम y इज इक्वल टू एल एन एक्स का ग्राफ बनाओ, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एल एन एक्स।
x पॉजिटिव ही होता है log में, ठीक है एवरीवन। मेरे ख्याल से क्लियरली दिख रहा है कि अगर x 0 से 1 लाई कर रहा है तो क्या ln x नेगेटिव है? चेक कर लो, 0 से 1 लाई कर रहा है तो बिलो द एक्स एक्सिस है, नेगेटिव आ रहा है। और अगर x 1 से बड़ा है तो ln x पॉजिटिव आ रहा है। एग्रीड एवरीवन। तो बेसिकली 1 के अबाउट, और बाय द वे x लाई कर रहा है, ये x की ही तो लिमिट होती है। ये x में x लिखा है, मतलब x की ही लोअर लिमिट अपर लिमिट है, x तो ऑलवेज पॉजिटिव है। तो सारी जिम्मेदारी पॉजिटिव नेगेटिव किसकी बनती है? लॉग की। तो 1/e से 1 के बीच में मेरा ये बोलना है कि लॉग नेगेटिव है, तो पूरी चीज नेगेटिव होगी, और पूरी चीज नेगेटिव होती है तो माइनस साइन के साथ आती है। और फिर 1 से ई स्क्वायर तक, 1 से बड़ा है तो लॉग की वैल्यू पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो पूरी चीज प्लस साइन के साथ आएगी। ठीक, इतना नोट करो। और ln x बाय x का इंटीग्रेशन तो यार सीधा ln x को t लोगे तो नीचे उसका डेरिवेटिव है, मेरे ख्याल से इतनी प्रैक्टिस हो गई होगी, ln x स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। ln x को t ले लेना, सीधा डेरिवेटिव है, तो ये आ जाएगा ln x का स्क्वायर बाय 2। ये भी आ जाएगा ln x का स्क्वायर बाय 2, 1 से ई स्क्वायर। फटाफट करते चलो जरा। 1 रखोगे अपर लिमिट तो 0 आ जाएगा, लिखने की जरूरत ही नहीं, ln 1 0 होता है। 1 बाय ई रखो और अलग से निकाल लो ln 1 बाय ई, मतलब ln e की पावर -1, मतलब माइनस ln e, मतलब -1। क्या ये -1 का स्क्वायर बाई 2 बनेगा? ई स्क्वायर रख लो, ln e स्क्वायर, क्या ये 2 आएगा? और 1 रखोगे तो ln 1 क्या हो जाएगा? 0। जरा निकालो क्या आ रहा है, 4 2, और ये क्या आ जाएगा? -1/2। अच्छा प्लस है, सॉरी 1/2, ये भी माइनस साइन है, तो क्या आ जाएगा? 5/2। प्लस माइनस का खास ध्यान रखना है। सो इट्स आंसर इज बी। क्लियर एवरीवन? ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 26। 0 से π/2 क्या करना है हमें? इंटीग्रेट करना है 0 से π/2, 1 प्लस साइन एक्स। अच्छा, 1 प्लस साइन एक्स को देख के याद आना चाहिए, 1 को लिख लो, या 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करके भी कर सकते हो, वेरियस तरीके हो सकते हैं इसको करने के। ऐसे भी कर सकते हो, 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करके भी कर सकते हो, तुम्हारी चॉइस है। क्या ये लिख सकते हैं? और ये क्या बन गया? cos x/2 प्लस sin x/2 का होल स्क्वायर। करो जरा सभी लोग, इतना यहाँ तक पहुंचो। और ऐसे केस में क्या कर लें हम? cos स्क्वायर, cos x/2 कॉमन ले लो, तो बाहर क्या आ जाएगा? cos स्क्वायर x/2, जो कि ऊपर जाके क्या बन जाएगा? sec स्क्वायर x/2। अब 1 प्लस tan x/2 को t ले लो, सीधा ऊपर डेरिवेटिव है। तो इसके कई तरीके हो सकते हैं इस क्वेश्चन करने के। 1/2
sec स्क्वायर एक्स बाई टू, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, इसकी जगह टू डी टी आ जाएगा, नीचे ये टी स्क्वायर है, करस्पॉन्डिंग लिमिट्स चेंज होंगी। एक्स को जरा जीरो रखो, टैन जीरो जीरो होता है तो टी की वैल्यू वन, एक्स को पाई बाई टू रखो तो टैन पाई बाई फोर वन आएगा, तो ये टू। कर लोगे अब आगे? वन बाई टू माइनस वन, आई थिंक ये वन आ रहा है आंसर, चेक करो जरा। और इसको एक बार ट्राई कर लेना, वन माइनस एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करके कर सकते, ठीक है? क्लियर एवरीवन? अच्छा, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना, अगर जीरो से पाई बाई टू के बीच में फर्स्ट क्वाड्रेंट में तुम वन अपॉन वन प्लस साइन एक्स को इंटीग्रेट कर रहे हो, तो आंसर नेगेटिव तो नहीं आ सकता, पॉजिटिव फंक्शन का इंटीग्रेशन पॉजिटिव ही आएगा। क्लियर है? तो एक आंसर तो देख के ही रिजेक्ट कर सकते हो। क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट देखें। हाँ भाई, हो गया, आगे बढ़े। नेक्स्ट है 27, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विस्ट कर दिया है, बेसिकली अगर सारे ऑप्शन देखो तो ऑप्शन में डिफरेंशियल इक्वेशन, यूजुअली क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन पूछा जाता है, ये बोल के थोड़ा कंफ्यूज कर दिया। बेसिकली कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, फैमिली ऑफ कर्व, ठीक है? फैमिली नहीं है, एक पर्टिकुलर कर्व है, बिकॉज फैमिली में एक आर्बिट्री कांस्टेंट होना चाहिए, यहाँ पे कोई आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है तो फैमिली नहीं है, ठीक है? लेकिन हमारी मजबूरी है, दे रखा है तो सॉल्व करना पड़ेगा। हाँ भाई, समझ में आ रहा है? तो बेसिकली ये जो फैमिली ऑफ कर्व है, इससे हमें क्या बताना है, क्या बताना है इससे? डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी, तो ठीक है, सीधा डिफरेंशिएट भी कर सकते हो या चाहो थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो। बाय एक्स, ये वन बाय वाई हो गया, वन प्लस वन बाय एक्स, डिफरेंशिएट कर दो, वन बाय वाई, वन बाय वाई का डिफरेंशिएशन आई थिंक आएगा माइनस वन बाय वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, वन का जीरो, यह आ जाएगा माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स बाई डी एक्स वन, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। आई थिंक बी इज द आंसर। कई बार बड़े आसान क्वेश्चन आते हैं लेकिन लोग इंटरप्रेट नहीं कर पाते, ठीक है? क्लियर एवरीवन? आगे बढ़े। सीधा सीधा भी तुम डिफरेंशिएट कर सकते हो, लेकिन चूंकि आंसर बड़े आसान है तो थोड़ा सिंप्लीफाई करके डिफरेंशिएट करोगे, ज्यादा बेटर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, ध्यान से देखो, अगर याद हो तो ये काफी हद तक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रही है, डी वाई बाई डी एक्स, डी एक्स इंटू वाई, रिड्यूसिबल भी नहीं, सीधा सीधा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रही है। हाँ भाई, चेक कर लो एवरीवन। और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में डायरेक्ट सोल्यूशन पता होना चाहिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल सकते हो। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है? इंटीग्रल पी एक्स डी एक्स। पी एक्स क्या है? टू टैन एक्स, इंटीग्रल टैन एक्स डी एक्स। हाँ भाई, इंटीग्रल टैन एक्स क्या होता है? एल एन सेक एक्स, एल एन सेक स्क्वायर एक्स, और दोनों जगह बेस ई है तो ये सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा, ए टू द पावर लॉग एफ एक्स बेस ए क्या आता है, ठीक है? इतना नोट करो। और इसका सोल्यूशन क्या होता है?
y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, बताओ। राइट हैंड साइड पे क्या होता है, इंटीग्रल क्यू एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। y तो y है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम निकाल चुके हैं सेक स्क्वायर एक्स, क्यू एक्स है हमारा, कंपेयर कराओ क्यू एक्स क्या है, साइन एक्स है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसको बाय कॉस स्क्वायर एक्स लिखोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा सेक एक्स टैन एक्स, क्यों, और सेक एक्स टैन एक्स का इंटीग्रेशन प्लस के, चेक कर लो एवरीवन, वाई सेक स्क्वायर एक्स सेक एक्स प्लस के, आई थिंक बी इज द आंसर। तो याद रहेगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, ये सोल्यूशन क्लियरली देख भी रहा था ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। हाँ भाई क्लियर यहाँ तक, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का, 3 ऑफ द 6 वर्सेस ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन, एक रेगुलर हेक्सागन, दो तो कोलिनियर होते हैं, कोई भी तीन कोलिनियर नहीं है, 3 ऑफ द 6 वर्सेस ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन आर चोजन, सीधा सीधा सबसे पहले तो हम सैंपल स्पेस निकाल लें, 6 वर्सेस होंगे 6C3, ठीक, द प्रोबेबिलिटी दैट ट्रायंगल with these three verses is an equilateral triangle, इक्विलैटरल ट्रायंगल हमें बनाना है तीन वर्सेस से, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल ध्यान से देखना, यहाँ पे जो इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा वो फिक्स बनेगा, यार ये सारी साइड्स बराबर होती हैं, इक्विलैटरल में भी सारी साइड्स बराबर होनी चाहिए, इवन ये साइड भी बराबर आएगी, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, समझ रहे हो। अच्छा ये साइड बराबर है, ये एंगल कितना होता है इक्विलैटरल में, सॉरी रेगुलर हेक्सागन में, ये एंगल कितना आएगा रेगुलर हेक्सागन में, ये 2π/3 होगा, अगर इसको मिला लो तो दिस विल बी एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, हर एक यूनिट ट्रायंगल यहाँ पे इक्विलैटरल बन गया, तो ये 60 तो ये भी 60, ये 2π/3 बनेगा, क्या यहाँ तक क्लियर है। और बाय द वे ये सब वैसे याद भी होना चाहिए तुम्हें, अगर रेगुलर हेक्सागन की सारी डिस्टेंसेस निकाली जा सकती हैं, ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं, यहाँ पे दो इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेंगे और देखो ये सारी लेंथ बराबर ही तो आ रही, दो एक छोड़ के, एक वर्टेक्स छोड़ के दूसरी वर्टेक्स को मिला रहे हैं, क्यों भाई, एक ये बनेगा और एक ये बनेगा, फेवरेबल केस जो आएगा वो 2 आएगा, फटाफट आंसर निकाल लो, 2/6C 1/2, ठीक है, कंप्लीट करो उसको एवरीवन, आगे बढ़े, हो गया, नेक्स्ट टाइम पे अगर ये आएगा तो कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से प्रोबेबिलिटी का है, नोट करो उसको, देखो क्या लिखा है, 3 distinct number are selected from 100 natural number, a probability that all the three are divisible by 2 and 3 का मतलब तो 6 हो गया, कोई भी 3 नंबर हम सेलेक्ट कर रहे हैं 100, फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर से या 100 नेचुरल नंबर से, फर्स्ट 100 ही मानेंगे हम, तो 100C3, फेवरेबल केस क्या होगा, डिविजिबल बाय 6, तो बना लो फटाफट, 6, 12, 18 और लास्ट नंबर जरा 100 से पहले वाला जो 6 से डिविजिबल 96, और ये फिर से एपी बन रही है, एपी का nth टर्म ए प्लस n-1, डी क्या आ रहा है 6,
96 रख के जरा n निकालो, तो यही हमारा फेवरेबल केस हो गया। कितने टर्म हुए? 16। तो 16/100 C3, दिस इज द आंसर। क्लियर एवरीवन? अच्छा 3 नंबर लेने, सॉरी 3 नंबर लेने, तो 16C3 होगा, 16C3 आएगा। 16 में से ही 3 नंबर लेंगे और तीनों डिविजिबल होने चाहिए। अब सही है? तो एक आइडिया लग रहा है ना किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं, और काफी कुछ ऐसा ही मिलने वाला है तुम लोगों को एग्जाम में। अब कल हम लोग इसी का नेक्स्ट मॉक टेस्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है? इसके आगे वाले क्वेश्चन एक बार अपने आप अटेम्प्ट कर लो।